हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। ये क्लासेज आपको यूट्यूब और एजू साइंस ऐप दोनों पर अवेलेबल मिलेंगी। डेमो क्लासेज समझ लीजिए आप इनको, शुरू के 10 दिन 15 दिन महीना भर जितना चलेंगी ये आपको दोनों एजू साइंस ऐप और यूट्यूब पर मिलेंगी। लेकिन इसके बाद जो आने वाली क्लासेज है वो सारी की सारी आपको एजू साइंस ऐप पर मिलेंगी। तो जरूर आप एजू साइंस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जितने भी बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में इस साल आए हैं, 12th पास करके बीएससी का फॉर्म उन्होंने भरा है, बीएससी की लिस्ट उनकी जारी हो चुकी है कुछ कॉलेजेस की, तो कि वो बीएससी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखें और शेयर करें। मैं रौनक कटारा आपको मैथमेटिक्स का पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की मैथमेटिक्स यहाँ कवर होगी। सभी की सभी यूनिवर्सिटीज की कवर होगी, जितनी यूनिवर्सिटी हैं पूरे ऑल ओवर राजस्थान में, क्योंकि टॉपिक ही अपन ऐसे उठाने वाले हैं जो सारी यूनिवर्सिटी में कवर हो। उसके बाद फिर जैसा सेपरेट होता जाएगा उनका सिलेबस, उसके जो पेपर सेपरेट होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग देखते जाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा एक क्लासिफिकेशन समझा दिया था मैथमेटिक्स का, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, किस तरह से आपका पेपर आता है और कितने आपके पास पेपर है। लेकिन अब यहाँ पर मुद्दा यह बनता है कि पेपर शुरू कौन सा करें, और शुरू करने के साथ साथ किस तरह से शुरू किया जाए, किस तरह से पढ़ाई की जाए। मैंने आपको बताया था कि ग्रेजुएशन की जो मैथमेटिक्स है और जो आप 10th 12th तक पढ़ के आए हो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। किस तरह से कि वहाँ आपको एक बुक इश्यू की जाती थी, बुक आप देखते थे, पढ़ते थे, एग्जाम देते थे, काम बन जाता। लेकिन यहाँ आपको कोई पर्टिकुलर बुक इश्यू नहीं की गई है, यहाँ सिलेबस इश्यू किया जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बुक देखते हैं, बुक को पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, आगे का प्रोसेस चलता है। हाँ, मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ जरूर जाता है। 12th से फर्स्ट ईयर आते आते मैथमेटिक्स का लेवल बढ़ जाता है। लेवल बढ़ने का मतलब टाइप्स ऑफ टॉपिक बढ़ जाते हैं, बुक्स बढ़ जाती हैं आपकी, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं होती है। जितना पढ़ते हैं बहुत आराम से पढ़ते हैं, बहुत शांति से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगने लग जाती है मैथमेटिक्स आपको। और यदि आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो इतना विश्वास मैं आपको जरूर दिला देता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स को। सबसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स को। और फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स को क्या मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, इस चैनल को जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th की मैथमेटिक्स चल रही है, राजस्थान के पूरे की पूरी मैथमेटिक्स कवर करते हैं ये हायर क्लासेस की, तो आप इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सबसे सब्सक्राइब करवाइए और आप भी करिए, और क्लासेस को शेयर करते रहिए। और फर्स्ट ईयर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें जरूर से जरूर आप जुड़िए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बैच शुरू हो चुका है, डेमो क्लासेस ना लेके इनको एक रेगुलर क्लासेस की तरह आप समझिए। और जो आपका एक प्रॉपर तरीका होता है पढ़ने का, कि पेन, कॉपी, टेबल, चेयर जो रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ आप बहुत आराम से बैठें, अपने ईयरफोन लगाएं अगर पॉसिबल हो तो, और शांति से अपनी पढ़ाई करें और नोट्स अपने बनाते जाए। चलिए सारे बातों को विराम देते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम जो उस दिन मैंने आपको सारा कुछ समझाया था कि आपके मैथमेटिक्स में 3 पेपर हैं, तीनों पेपर में फर्स्ट पेपर डिस्क्रीट का कुछ समझाया था। तो जो पेपर सेकंड एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक पेपर है आपका जो सभी यूनिवर्सिटीज कवर करता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसे अपन बोलते हैं अवकलन गणित। क्या बोलते हैं? अवकलन गणित। तो जो अवकलन गणित है पेपर, ये आपकी 6 यूनिवर्सिटीज में है डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, अब इसमें भी एक चैप्टर है। इसमें मैंने आपको 2 बुक बताई थी, एक तो डिफरेंशियल वाली बुक थी और एक आपके पास इंटीग्रेशन वाली बुक थी। डिफरेंशियल या अवकलन वाली बुक में आपकी 3 यूनिट थी, उधर आपकी 2 यूनिट थी इंटीग्रेशन वाली बुक में। तो जो डिफरेंशियल वाली बुक है उसमें जो आपकी 3 यूनिट है, उनमें से एक यूनिट का नाम है जिसका नाम यूनिट सेकंड जिसे बोलते हो आप, और उसमें चैप्टर है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब इसको आप बोलते हो आंशिक अवकलन। क्या बोलते हो भैया आप इसे? आंशिक अवकलन। तो पहले तो अपन अवकलन, आंशिक अवकलन इसके बारे में डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे फिर अपन आगे इसमें बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहले बेसिक ले रहा हूं मैं आपका, बारीकी से हर चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाना है। एक एक चीज जो बोर्ड पे लिखी गई है, जो बुक में लिखी गई है, जो मेरे मुंह से बोली गई है, उस सब का आपको मतलब पता होना चाहिए, उस सब का यूज पता होना चाहिए, कौन सी चीज कैसे है, क्या है, कहाँ है, सब चीज
कैसे शुरू होने वाले जितने प्रश्न है ना, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, उन सबका आंसर यदि किसी टॉपिक को लेकर आपके पास है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए आपकी पढ़ाई शानदार चल रही है और आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं, देखो अचर सब जानते हो आप, जिसको आप कांस्टेंट बोलते हो कि अचर क्या होता है कि सर अचर ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और चेंज नहीं होती। कांस्टेंट ऐसे अचर मतलब जो चर नहीं है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, बदलती नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे देखो मैंने आपके सामने लिख दिया 3, इसको 3 ही बोलते हैं, इसको मैथ्स में भी 3 बोलते हैं, हिंदी में भी 3 बोलते हैं, गणित में भी 3 बोलते हैं, और तुम्हारे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान कहीं चले जाओ, अगर आप दूध लेने जा रहे हो तो 3 किलो ही बोलेंगे इसको, चीनी लेने जा रहे हो तो 3 किलो बोलेंगे, कुछ पानी लेने जा रहे हो तो 3 लीटर बोलेंगे। तो ये 3 तो 3 ही है और इसका मान भी 3 ही है, 1 2 3, इसका मान भी 3 ही है, 1 2 और 3, बदलेगा नहीं कभी। कोई भी संख्या हो गई, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि जो स्मॉल ए बी सी के एल एम अल्फा बीटा गामा, इन सबको क्या माना जाता है, अचर माना जाता है, पी क्यू आर वगैरह। तो ऐसी वैल्यूज या ऐसी संख्याएं या ऐसे मान जिनका मान चेंज ना हो, जैसा है वैसा का वैसा रहे, उसे अपन क्या कहते हैं, अचर कहते हैं या फिर कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है आपका चर। ठीक है, चर मतलब वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल शब्द ही 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो वेरी VARY और एक एबल। तो वेरी मतलब VERY नहीं है बहुत ज्यादा वाला, ये VARY है। वेरी का मतलब जो चेंज होता रहे, जो वेरी करता रहे, और एबल मतलब जो समर्थ हो, जो चेंज होने लायक हो, जो बदलने लायक हो बार बार, उसे क्या बोलते हैं अपन, वेरिएबल। अब वेरिएबल मैथमेटिक्स में कौन से दिखाए जाते हैं कि सर X Y Z, इन सबको क्या बोला जाता है अपने मैथमेटिक्स में, वेरिएबल लिया जाता है। कहीं भी आपके सामने 2 चीज रख देगा ना, A और X, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और देखते बता देंगे कि सर देखो A भी अल्फाबेट है, X भी अल्फाबेट है, तो आप देखते बता दो सर A जो है ना वो तो कांस्टेंट है और X क्या है, वेरिएबल है। कि बचपन से यही प्रथा चली आ रही है, 7th 8th क्लास से जब से हम पढ़ना चालू करते हैं तो यही प्रथा अपनी चली आती है कि भाई सर जो A तो है वो कांस्टेंट है और X क्या है, वेरिएबल है। बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेरिएबल भी 2 टाइप्स के होते हैं, चर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है स्वतंत्र चर, एक तो आपका कैसा होता है, स्वतंत्र चर, और दूसरा आपका होता है परतंत्र चर। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। कि सर समझ में नहीं आया, देखो समझ में नहीं आया। जैसे आपके पास लिखा हुआ है y = x² + 1, ठीक है। अच्छा फलन पढ़ा है क्या आपने, फंक्शन फलन पढ़ा है ना। अच्छा इसको y = fx की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, y जो है वो x का फलन है, मतलब y की वैल्यू x के रूप में है। y जो है x का फलन है, मतलब y की वैल्यू x के रूप में है, तो y = कितना है, x² +। y जो है x का फलन है, y जो है वो x के रूप में है, तो y = कितना है, x² + 1 है आपका। ठीक है, जैसे तो यहां जो x है ये वाला y = fx में जो x होता है वो तो होता है इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र, और जो y है वो कैसा है आपका, परतंत्र, मतलब डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट कौन है, x, तो x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, और y का मान आपको x के मान के हिसाब से प्राप्त होगा। मतलब x का मान जो रखोगे उसके बाद उसका स्क्वायर होगा, फिर +1 होगा, उसके बाद आपको y का मान मिलेगा। तो डिपेंडेंट कौन हो गया, y। किस पे डिपेंडेंट हो गया, x पे। एक और देखो, जैसे y = sin x लिखा हुआ है, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, कौन स्वतंत्र है कौन है स्वतंत्र है, कि सर x जो है वो स्वतंत्र है और y जो क्या है, परतंत्र है, या x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट। कैसे, सुनिएगा, x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, 0, π/3, π/4, π/6, π/2, उसके बाद उस पर साइन ऑपरेट होगा, उसके बाद वैल्यू बनेगी, तब क्या मिलेगा आपको, y मिलेगा। मतलब इतना सारा काम होने के बाद आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, और y जब आपको मिलेगा तो उसी y की जो वैल्यू आ रही है वो सबकी सब किसकी वजह से आ रही है, x की वजह से आ रही है। जो मान आप x का रखते जा रहे हो ना, उसके हिसाब से आपका y के मान आते जाएंगे। यार बचपन में आप याद है अपन वो बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, तो वहाँ y = ऐसे होता था, x + 1, या ग्राफ बनाया, यहाँ लिखे, यहाँ x, यहाँ y, 0 1 1 2 ऐसे। तो हुआ क्या था उस टाइम कि y जो था वो डिपेंडेंट था, किस पे डिपेंडेंट था, x पे डिपेंडेंट था। x क्या था, इंडिपेंडेंट था, x के मान हम कुछ भी रखते जाते थे और y के मान मिलते जाते थे।
तो ये स्वतंत्र और परतंत्र चर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अचर हो गया, फिर आपका चर हो गया। चर दो प्रकार के हो गए, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। स्वतंत्र चर को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और परतंत्र चर को अपन क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? आगे देखिए। इसमें आपको ध्यान से देखो, अब अपन अवकलन पे आते हैं ना कि एक्चुअल में अवकलन या अवकलज होता क्या है। ठीक है, चलिए देखो सुनो, आपको याद है कि दूरी बटे समय क्या होता है? दूरी बटे समय, या फिर मैं लिखूं दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। याद हो तो, दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। क्या कह सकते हो आप इसके बारे में कि सर दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन होता है वेग में परिवर्तन। वेग या फिर वेग में परिवर्तन, चाल जिसे बोलते हो ना, दूरी है तो चाल आ जाएगा, वेग आता है विस्थापन पर कि चाल में परिवर्तन आ जाएगा, और दूरी बटे समय भी क्या आ जाता है? चाल आ जाता है। ठीक, इसको बोला क्या जाता है कि समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। ये तो बोलते हैं इसको कि समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। मान लीजिए आपके पास दो चर हैं, एक तो है x, x कौन सा है आपके पास? y। ठीक है, x में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, डेल्टा x परिवर्तन हो गया x में, या तो आप ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, दोनों कैसे भी लिख सकते हो आप, है ना। मान लीजिए x में थोड़ा सा परिवर्तन डेल्टा हुआ, x हुआ और ये बन गया x प्लस डेल्टा x, और y में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ डेल्टा y और ये बन गया y प्लस डेल्टा y। परिवर्तन होने का मतलब ये, किसी समय पर आप यहां खड़े हो, सपोज कीजिए वहां से चल के आ रहा हूं पीछे से कहीं से, मैंने 5 किलोमीटर चल लिया, मैं थोड़ा सा आगे और चला, मैं 1 किलोमीटर और चल लिया, तो 5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर और बढ़ा हूं मैं। तो वही चीज यहां पर है, मैं x चल लिया उसमें डेल्टा x बढ़ गया, y चल लिया उसमें डेल्टा y बढ़ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनिएगा, जब x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y आपके पास है, बहुत ध्यान से सुनना, तो y से तो कहां पहुंच गए आप? डेल्टा y, मतलब परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा y का। x से कहां पहुंच गए आप? x प्लस डेल्टा y, मतलब परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा x का। तो जो परिवर्तन की बात चल रही है, परिवर्तन कितना हुआ है यहाँ पर? डेल्टा y। कितना परिवर्तन हुआ है भाई साहब? डेल्टा y। यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है? डेल्टा x। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? y में x के सापेक्ष परिवर्तन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन, ये होता है इसका कहने का मतलब। ठीक है, अब यदि ये डेल्टा x जो परिवर्तन हो रहा है x के सापेक्ष, ये परिवर्तन बहुत अल्प हो जाए, मतलब ये परिवर्तन कैसा हो जाए? बहुत अल्प परिवर्तन हो जाए, मतलब आप लिखने लगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसी को बोल देते हैं dy अपॉन dx। क्या बोल देते हैं इसको? d जो है ना, d, ये डेल्टा और d में, इस डेल्टा को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको ले सकते हो लिमिट जो अपन बचपन में पढ़ते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये भी क्या बन जाएगा? dy अपॉन dx। तो एक्चुअल में जो d वर्ड है ना, d, वो d केवल किसको शो करता है आपका? कि सर d शो करता है अपना केवल किसको? अल्प परिवर्तन को। डेल्टा जो है वो परिवर्तन है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन डी क्या है? अल्प परिवर्तन। तो यदि डेल्टा एक्स जो परिवर्तन है बहुत अल्प हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका नाम क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स का? इसका नाम है वाई में एक्स के सापेक्ष, वाई में एक्स के सापेक्ष अल्प परिवर्तन। क्या है? वाई में एक्स के सापेक्ष अल्प परिवर्तन, मतलब चेंज इन एक्स इन वाई विद रेस्पेक्ट टू क्या? एक्स। ठीक है, इसमें क्या है? चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये चेंज स्मॉल चेंज है ना, बहुत छोटा अल्प परिवर्तन, स्मॉल चेंज की बात चल रही है। इसी को सर ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमने तो और ही पढ़ा था, वहां तो इसे बोलते थे कि y का x के सापेक्ष अवकलज। क्या बोलते थे वहां पे इसे? y का x के सापेक्ष अवकलज, या फिर डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब ये हुआ, इसको जो बोलते थे y का x के सापेक्ष अवकलज।
फिर अवकलन क्या था, ये जो प्रक्रिया थी ना इसको ज्ञात करने की, dy अपॉन dx फाइंड करने का जो मेथड था, dy अपॉन dx फाइंड करने की, या dy अपॉन dx ज्ञात करने की जो प्रक्रिया थी, उस पूरी प्रक्रिया का नाम था अवकलन। इसको अवकलन मत बोलना आप, ये अवकलज है, डेरिवेटिव। और याद हो तो बचपन में आपसे टीचर पूछते भी होंगे कि बेटा अवकलज और अवकलन में फर्क क्या है, तो अवकलज अवकलन में फर्क क्या था, जो प्रोडक्ट जो है ना वो तो है क्या, अवकलज, और जो प्रक्रिया है वो क्या है, अवकलन। गन्ने का जूस निकाल देखा है अभी, तो गन्ने के जूस निकालने के बाद जो जूस या फिर वो बचा वो तो अवकलज है, प्रोडक्ट जिसे बोलते हो, और जो प्रक्रिया हो रही है वो जूस निकालने की वही क्या है, अवकलन। तो ये प्रक्रिया तो अवकलन है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा नाम y में x के सापेक्ष अल्प परिवर्तन या स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ओनली x, ठीक है, केवल x के सापेक्ष। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, मुझे एक बात बताओ, छोटी छोटी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं अपन, है ना, कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता तो dy अपॉन dx आप क्या निकालते हो, मतलब आप y का x के सापेक्ष अवकलन निकालते, क्या आता, एक्स स्क्वायर का 2x, सर x का 1 और 1 का कितना 0, और आप खुश हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि ऐसे आ जाए कि y इक्वल टू, या फिर कुछ भी लिखा हो पास कि सर एक्स स्क्वायर प्लस साइन y लिखा हो, अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या करते थे कि सर एक्स स्क्वायर का तो 2x, साइन y का cos y, और इसका dy अपॉन dx। ये जो dy अपॉन dx है क्यों आता है सर, यहां तो आया नहीं dx अपॉन dx, यहां dy अपॉन dx क्यों आया, वहां भी dx अपॉन dx है। यदि आप जैसे एक्स स्क्वायर का 2x किया, फिर x का dx अपॉन dx है, और dx अपॉन dx कितना होता है 1, वो 1 यहां लिखा हुआ है, इस x का dx अपॉन dx है, वो 1 यहां लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x है, फिर x का dx अपॉन dx है, और यहां लिखा हुआ है साइन y का cos y है, फिर y का dy अपॉन dx है, ठीक है। ये y का मतलब इसे बोलते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन नहीं होता है, y का x के सापेक्ष अवकलन नहीं होता है, इसलिए उसे dy अपॉन dx की फॉर्म में ही छोड़ दिया जाता है। पढ़ चुके हैं अपन सारी चीजें पहले बचपन में। अच्छा और सुनो, आपके पास लिखा हुआ है कि log y प्लस 10x, क्या करोगे सर, log y का तो 1 अपॉन y, ठीक है, फिर सर y का भी करो, y का क्या लिखते थे dy अपॉन dx, प्लस 10x का क्या लिखते थे sec स्क्वायर x, और x का 1 हो जाता है, तो इस पूरे का ये अवकलज था। तो बार बार जो dy अपॉन dx की बीमारी आ रही है, बार बार जो dy अपॉन dx आ रहा है, यदि अपन थोड़ा सा भी ध्यान दे, क्या आपका कभी मन अंदर से नहीं करता कि काश यार x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो x वाले का ही होता, y वाला 0 हो जाता। कहीं मन में ऐसे विचार नहीं आए कि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x वाले का होता और ये नहीं होता। याद कीजिए वो शुरू का दिन जब आपने ऐसे y वाले अवकलज करना सीखे होंगे, तो आपको थोड़ा सा तो अजीब लगा होगा कि जैसे x वाला होता है वैसे y वाला क्यों नहीं होता, क्योंकि अपन सापेक्ष x के कर रहे हैं। यदि y वाले का y वाले के सापेक्ष क्या होता तो वो वैसे होता जैसे आप करते आ रहे हैं, लेकिन y वाले का x वाले के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन dx लिखना ही पड़ेगा। शुरू में जब आपने सीखी होंगी ये चीजें तो आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो 2x हो रहा था, लेकिन वाई स्क्वायर का 2y नहीं हो रहा था, x के सापेक्ष वाई स्क्वायर का 2y हो रहा था, फिर साथ में dy अपॉन dx आ रहा था। थोड़ा अटपटा तो लगता होगा उस टाइम, अजीब तो लगता होगा। फिर साइन x का तो क्या होता था, डायरेक्टली cos x हो जाता था, लेकिन साइन y का cos y नहीं होता था। क्यों, क्योंकि अपन x के सापेक्ष कर रहे थे, cos y फिर dy अपॉन dx। तो उस टाइम कभी तो आपका मन एक बार तो ऐसा किया होगा कि काश यार x वाले का x वाले के सापेक्ष होता, y वाले के सापेक्ष होता ही नहीं, या y वाला होता ही नहीं, y वाला क्या हो जाता 0। ऐसी भी स्थिति अपन को अब पढ़ने के लिए मिलेगी, उसी का नाम क्या है, आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव। आप एक बार हल्का से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से कि जैसा आपके पास लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर या y स्क्वायर लिख लो प्लस साइन x। यदि इसमें आपको अवकलन करना पड़े, x के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष क्या कर रहे हो आप, अवकलन कर रहे हो, तो जेड स्क्वायर का क्या लिखोगे 2z, फिर z का dz अपॉन dx, ये तो करोगे।
वाई स्क्वायर का क्या करोगे सर 2y, और उसका क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का क्या करोगे cos x, और x का dx अपॉन x 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका अवकलज होता है, इसको बोलते हैं अवकलन। प्रक्रिया का नाम क्या है अवकलन। ठीक है, इसी को मैं फिर से उठा रहा हूं कि सर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन जेड साइन एक्स। ठीक है, अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, x के सापेक्ष क्या, अब की बार मैं आंशिक अवकलन कर रहा हूं। कैसा अवकलन कर रहा हूं आंशिक अवकलन। अब पहले तो आप ये समझिए आंशिक अवकलन कहता क्या है, कि आंशिक अवकलन ये कहता है कि जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसे ही चर मानो, बाकी सबको अचर मान लो। जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसे ही चर मानो, बाकी सबको क्या मान लो अचर। और अचर का अवकलन क्या होता है जीरो होता है कांस्टेंट का। जैसे आप x के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो इसकी नजर में केवल x वाला चर है, बाकी सब क्या है अचर हैं। जैसे नहीं होता कुछ लोग किसी एक चीज को लेके भाई हम तो ये हैं तो यही रहेंगे, तो उसको केवल वही लोग पसंद आते हैं और दूसरे पसंद नहीं आते और सबको बाइकआउट करता जाता है। तो वही है, x के सापेक्ष यदि आप आंशिक अवकलन कर रहे हो तो केवल x वाले से मतलब है, बाकी सब क्या है भाड़ में जाओ, बाकी सब क्या हो जाओ जीरो हो जाओ। तो जेड स्क्वायर का जीरो, वाई स्क्वायर का जीरो, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो आंसर कितना आ गया कॉस एक्स। बस यही आपका आंशिक अवकलन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको ये समझ में आ गया ना तो बाकी और टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सर मतलब ये हुआ, यदि आप संपूर्ण अवकलन करोगे या अवकलन करोगे तो हर एक चीज का आपको अवकलन करना पड़ेगा। जैसे जेड स्क्वायर का किया, वाई स्क्वायर का किया, साइन एक्स का किया। लेकिन आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, आंशिक अवकलन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जो x के अलावा, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हो तो x के अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे जीरो। कि सर चलो x के सापेक्ष किया, यही यदि आपने y के सापेक्ष किया तो कि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन किसके रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में अपन y के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला जीरो हो जाएगा अब की बार। ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, साइन एक्स का क्या हो जाएगा जीरो। तो जिसके सापेक्ष करोगे, जिसके रेस्पेक्ट में करोगे वही वेरिएबल रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे चर हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि सर दर्शाया क्या जाता है, सिस्टम क्या होता है। देखो जैसे कोई फंक्शन है कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये फलन है कोई आपका, है ना, इसको आपने क्या बोल दिया एफ। अब ये वाई जेड टी है, इसको वाई जेड और टी लिख दिया मैंने ना। कोई फंक्शन एफ है जो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टी स्क्वायर, और आपसे कहा जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, इसका आंशिक अवकलन कीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष कर रहे हो। ध्यान रखना यदि अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन डी वाई या डी अपॉन डी जेड या डी अपॉन डी टी दिखाया जाता है। यदि पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, आंशिक अवकलन करते हो, तो उसे किससे दर्शाया जाता है डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल जेड कुछ दर्शाया जाता है। अब ये वाई का जेड का डी का है, एक बार में एक के सापेक्ष होगा, एक बार में एक के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष कर रहा हूं वाई के सापेक्ष, तो वाई वाला तो चर, बाकी सारे अचर। तो वाई स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2y, जेड स्क्वायर का 0, टी स्क्वायर का 0, आंसर कितना आ गया 2। अच्छा यदि डेल एफ अपॉन डेल जेड करते हैं तो सर डेल एफ अपॉन डेल जेड यदि आप करते हो तो देखो इसका 0, जेड स्क्वायर का कितना 2z, टी स्क्वायर कितना 0, आंसर आएगा 2z। कि सर यदि डेल एफ अपॉन डेल टी करते हो तो कितना आ जाएगा, इसका 0, इसका 0, टी स्क्वायर कितना 2t। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पहले तो ये बताओ डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। अवकलन, अवकलज और मतलब आपका आंशिक अवकलज और अवकलज, डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों में डिफरेंस क्या है कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव जो है, जो आपका आंशिक अवकलन जो है, या जो अवकलन से बिल्कुल डिफरेंट है, अवकलन में जिसके सापेक्ष कर रहे हो सबका किया जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में, आंशिक अवकलज में केवल उसी का करते हैं जिसके सापेक्ष लेकर चल रहे हैं, उसी को चर माना जाता है, बाकी सबको क्या माना जाता है अचर माना जाता है। अब छोटे मोटे तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए सुनिएगा। देखो सुनो, शुरुआती क्लासेज है, यहाँ केवल उद्देश्य इतना रहता है कि आपका मुझसे और मेरा आपसे कम्युनिकेशन बिल्डअप हो, कि आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आए, मुझे आपकी समझ में आए। जैसे मैं तो आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन फील करके चल रहा हूँ कि आप मेरे सब सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उन्हें सब कुछ पता है, जो नहीं पढ़े हैं हो सकता है उन्हें 1 या 2 दिन लग जाए समझने में, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम उन्हें नहीं लगने वाला है,
क्योंकि मैं पढ़ाई इतनी बारीकी से रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक छोटी छोटी चीज़ को समझाते हुए चल रहा हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप समझते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लासेस को शेयर करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, सब मिलजुल के पढ़िए और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। चलो इसी के ऊपर अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल उठाते हैं, देखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि यदि इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो जैसे कह दिया जाए कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करो। मतलब कि इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, देन फाइंड, क्या फाइंड करवा रहा है ये कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स व एंड डेल एफ अपॉन डेल। देखिएगा, ठीक है, चलते ध्यान से देखिए। एफ एक्स वाई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एक्स और वाई का फंक्शन है, यहाँ एक्स और वाई आ रहा है, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई वो आपसे फाइंड करवा रहा है। चलिए, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। एक लाइन लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स चाहिए ना, इसका मतलब क्या है? एक्स के सापेक्ष एफ का पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन। तो एक लाइन लिखेंगे आप, एक का एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? आंशिक अवकलज या अवकलन करने पर। प्रक्रिया है अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर। तो लिखोगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के सापेक्ष इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अपन क्या कर रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं या फिर आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखिए, तो f का तो क्या लिखोगे? डेल f अपॉन डेल x, इधर लिखोगे डेल अपॉन डेल x, ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई। ठीक है, अच्छा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, y वाला x के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, अचर रहेगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 0। तो 1 माइनस क्या लिखोगे आप? 0। आंसर कितना आ जाएगा? आसान है भाई, x माइनस वाई का कर रहे हो ना आप, तो x वाला x के सापेक्ष 1 और y वाला 0 हो जाएगा। अच्छा, एक और देखो, कि अब ये तो x के सापेक्ष किया, y के सापेक्ष करते तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y के सापेक्ष क्या करने पर? आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट पार्शियली, कैसे बोले देखो, लिखने को फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करना है आपकी बार? सॉरी, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो यहां लिखोगे कितना? डेल एफ अपॉन डेल वाई, उधर लिखोगे डेल अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट में क्या आने वाला है? एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा, एक्स का कितना होगा? एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में या एक्स का वाई के सापेक्ष कितना होगा? 0, क्योंकि पार्शियल कर रहे हो आप। और y का y के सापेक्ष कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना आ गया? माइनस। आसान है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते जाना है। सबसे पहले बहुत आसान, फिर थोड़ा सा उससे अच्छा, फिर थोड़ा सा उससे अच्छा, फिर थोड़ा सा उससे अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, ऐसे धीरे 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 अपन को ऊपर बढ़ते हुए चले जाना है। चलिए, आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, कि यदि एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड हो, 3 ले लिया आपकी बात, एक्स वाई और जेड, तो आपसे कहा जाए कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करो, डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करो, डेल एफ अपॉन डेल जेड फाइंड करो। ठीक है, तीनों चल रहे हैं ना। चलिए, तो इक्वेशन नंबर क्या दे दिया इसको? फर्स्ट दे दिया मैंने। ध्यान से यदि आप देखेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स के सापेक्ष कैसा? आंशिक अवकलन, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। देखो, अपनी क्लास का सीधा सा उद्देश्य केवल पढ़ाई है। यदि आप मेरी 40 मिनट की क्लास लेंगे तो आपको 40 मिनट का ही आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं है 40 मिनट की क्लास में आपको 20 मिनट का आउटपुट मिले, 20 मिनट अपन बकवास कर रहे हैं, नहीं।
2-4 मिनट हो सकता है आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ जाए, लेकिन यदि 40-45 जितनी मिनट की क्लास है आपको उतना ही आउटपुट मिलने वाला है, उतनी ही आपकी पढ़ाई होगी, 1 सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे। और मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ कि 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन जो अपनी चल रही है ये 30 to 40 मिनट क्लास बराबर है, पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट वहीं के वहीं हो जाता है। चलते जाइए। तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप लिख लेना, तो यहाँ लिखोगे आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में आएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब एक्स के सापेक्ष करोगे तो उस बाकी के दो क्या हो जाएंगे, अचर रह जाएंगे ना, तो अचर राशि कहाँ आ जाती है, अवकलन करते वक्त बाहर आ जाती है, और एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ गया वाई इंटू जेड। अच्छा दूसरा देखो, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो अब की बार लिखोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में क्या आने वाला है, x डॉट वाई डॉट जेड। अब की बार y के सापेक्ष करोगे तो कौन कौन अचर है, x और z, तो x डॉट जेड को तो आप बाहर रख लो, ये लो, और y का कितना हो जाएगा 1, और सेम डिट्टो कॉपी क्या निकाल लो, डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो जेड कांस्टेंट एक्स और वाई कांस्टेंट, जेड का 1 हो जाएगा, तो एक्स इंटू वाई। इस तरह से आपके पास ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। बहुत आसान बुक है, बहुत इजी बुक है, नया कुछ नहीं है इसमें, सारी चीज वही है, बस बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। शुरू की तो क्लास में अपन बेसिक पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, इसके बारे में डीप नॉलेज लेंगे जितना हो सकेगा, उसके बाद फिर अपन आगे एक्सरसाइज पर और एग्जाम्पल्स पर अपन फोकस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। और टाइमिंग का ध्यान रखें, पढ़ते रहें साथ साथ। व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें सबसे पहले तो, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहें। एप्लीकेशन एजुसाइंस ऐप इंस्टॉल कर लें, ताकि वहाँ आपको सारे के सारे ऑप्शन है, कम्युनिटी का ऑप्शन है, अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें जो भी अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं आप। सारी क्लासेस चल रही हैं वहाँ, 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पूरी मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की। तो ऐप में तो बहुत सारे फीचर्स हैं नए। असाइनमेंट का ऑप्शन है पीडीएफ का, तो मैं तो आपसे ये कहूँगा ऐप डाउनलोड करें, ऐप पे जाएं, ऐप पे ही क्लासेस देखें। और यूट्यूब तो क्या जरिया है, जाना हमें लास्ट में कहाँ पर है, ऐप पर है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी बच्चा चाहे सेकंड ईयर का हो, चाहे थर्ड ईयर का हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे 12th का, कोई भी हो, सबके लिए मैथमेटिक्स आपको यही मिलने वाली है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।